नमस्ते साथियों, मैं MC हरवार हूँ। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक वास्तुकार के रूप में उनकी पहचान को जानते हैं। भारत की आधुनिक वित्तीय व्यवस्था, जिसकी धुरी भारतीय रिजर्व बैंक है, केवल ब्रिटिश संस्थागत विकास का परिणाम नहीं थी। इसमें उनके मूल में भारतीय अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और राष्ट्र निर्माता की दूरदर्शिता थी। डॉक्टर B.R. रामजी अम्बेडकर वे केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि भारत के मॉनेटरी शिल्पकार भी थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का वैचारिक आधार जिस शोध और आर्थिक विश्लेषण पर टिका, वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विश्वविख्यात कृति द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 से 1925 के बीच की थीसिस थी। आज जब भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अवधारणा के वास्तविक स्रोत को समझें, और वह स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अद्वितीय मौद्रिक बुद्धिमत्ता है। वह समय जब भारतीय मुद्रा व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत अव्यवस्थित थी। रुपया चांदी पर आधारित था, जबकि अधिकांश विश्व गोल्ड स्टैंडर्ड का अनुसरण कर रहा था। चांदी के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिर रहे थे, जिसके चलते भारतीय रुपया अस्थिरता का शिकार हो रहा था। इस अस्थिरता का प्रभाव इतना बड़ा व्यापक था कि किसान अपने उत्पाद बेचकर घाटे में निकल रहे थे। मजदूरी का वास्तविक मूल्य घट जाता था। व्यापारियों को विदेशी मुद्रा विनिमय में बढ़ता जोखिम झेलना पड़ता था, और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार मुद्रा छापती रही। आज आर्थिक अस्थिरता के इस दौर में भारत के पास न कोई वैज्ञानिक मौद्रिक नीति थी और न कोई केंद्रीय बैंक, न कोई स्वतंत्र संस्था जो मुद्रा और क्रेडिट पर नियंत्रण रख सके। इन्हीं परिस्थितियों ने एक युवा भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को गहन अनुसंधान की ओर प्रेरित कर दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा गया है शोध, जिसने भारत की दिशा और दशा ही बदल दी। डॉक्टर अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययनरत थे जब उन्होंने भारतीय मुद्रा व्यवस्था पर ऐतिहासिक शोध आरंभ किया। 1923 से 1925 के बीच लिखी गई उनकी DSc थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन केवल एक पुस्तक नहीं थी, यह भारत की आर्थिक संरचना का वैज्ञानिक निदान थी। अम्बेडकर ने सन 1800 से लेकर 1920 तक की मुद्रा व्यवस्था का बहुत गहन अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई मौद्रिक गलतियों को विश्लेषित किया और यह दर्शाया कि भारत की मुद्रा चांदी पर आधारित रहने के कारण अस्थिर हो गई है। वह पहली बार थे जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स ए सेंट्रल बैंक फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट। यह बात उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज 1925 नाम की किताब में लिखी है। यह किसी भारतीय द्वारा प्रस्तुत पहला सशक्त वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रस्ताव था। डॉक्टर अम्बेडकर की मौद्रिक दृष्टि क्या थी, क्यों वह दुनिया में अद्वितीय मानी जाती है? डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक दृष्टि से एक वैज्ञानिक विश्लेषक थे। उन्होंने भारतीय मुद्रा व्यवस्था की समस्याओं को 3 भागों में बांटकर समझाया। पहला, भारत का सिल्वर स्टैंडर्ड युग पुराना और अस्थिर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार के हाथों में मुद्रा नियंत्रण देना जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक है। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का भविष्य केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में ही है, उसी में ही निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार कई मायनों में अपने समय के अग्रणी विचारों से आगे थे। उन्होंने भारत के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का सुझाव दिया, यानी मुद्रा की स्थिरता को अंतर्राष्ट्रीय सोने के मूल्य से जोड़ना, जबकि मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संस्था यानी केंद्रीय बैंक की हो। उनका यह मत आज भी केंद्रीय बैंकिंग का मूल सिद्धांत है। मुद्रा छपाई पर सरकार का नहीं, विशेषज्ञ संस्था का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। इसके संबंध में हिल्टन यंग कमीशन पर डॉक्टर अम्बेडकर की निर्णायक भूमिका भी रही। 1926 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा व्यवस्था सुधारने के लिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, गठित कर दिया। यह कमीशन भारत में मुद्रा सुधार, बैंकिंग व्यवस्था और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना सुझाव देने के लिए बनाया गया था। इस कमीशन ने जब भारतीय मुद्रा व्यवस्था का बारीकी से और गहराई के साथ अध्ययन किया, तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक को द मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड एग्जॉस्टिव वर्क ऑन इंडियन मॉनेटरी प्रॉब्लम, यह बात हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट में 1926 में जारी की गई, बताया गया। आयोग के कई सदस्यों ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा
कि वास्तव में यह शोध भारतीय मुद्रा व वित्त की पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या करता है। आयोग ने अम्बेडकर के लगभग सभी प्रमुख सुझावों को स्वीकार कर लिया। विशेषकर भारत को एक स्वतंत्र सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुद्रा और ऋण पर सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। यह भी उन्होंने सिफारिश की स्थिर विनिमय दर नीति आवश्यक है और अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि मौद्रिक नीति विशेषज्ञ संचालित होना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि अम्बेडकर का शोध भविष्य की भारतीय वित्तीय संरचना का आधार बन सकता है और वास्तव में आगे चलकर यह हुआ भी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बना। अम्बेडकर विचारों का विधिक रूप माना जाता है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संसद, तब लेजिस्लेटिव असेंबली, ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित कर दिया। यह अधिनियम केंद्रीय बैंक की संरचना और उसकी शक्तियों को परिभाषित करता था। अधिनियम में शामिल प्रमुख प्रावधान, जिसका वैचारिक आधार अम्बेडकर की पुस्तक थी, उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आरबीआई को मुद्रा छापने, नियंत्रित करने और विनियमित करने का संपूर्ण अधिकार दे दिया गया। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कंट्रोल और बैंकिंग नियमन की जिम्मेदारी भी दे दी गई। तीसरा, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय स्थिरता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में दे दी गई। और चौथा, सरकार केवल शिक्षक भूमिका में रही, नीति निर्माण और क्रियान्वयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में सौंप दिया गया। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट किसी अंग्रेज नेता का नहीं, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर के मौद्रिक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष परिणाम था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हो गया। अंततः 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आ गया। वह भारत की आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन था। आरबीआई की स्थापना दस्तावेजों में इस पर संकेत है कि द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया largely originated from the recommendation of the Hilton Young Commission, which in turn drew heavily from Dr. B.R. Ambedkar's book, The Problem of the Rupees, आरबीआई ने अपने पब्लिकेशन में कहा भी। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों वो सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की रीढ़ बन गए। यह घटना केवल एक आर्थिक घटना नहीं थी, इट वॉज द सिविलाइजेशनल शिफ्ट था। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के मौद्रिक वास्तुकार हैं। जब हम भारत के राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर योगदान की बात करते हैं तो प्रायः उनकी संवैधानिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित होता है, परंतु उनकी आर्थिक दृष्टि भी उतनी ही क्रांतिकारी थी। बहुत कारणों से उन्हें भारत का मॉनेटरी आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भारत का पहला वैज्ञानिक मुद्रा विश्लेषण प्रस्तुत किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय बैंक का खाका 1925 में ही दे दिया था, जब भारत में इस पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा था। आरबीआई की स्थापना उन्हीं की परिकल्पना पर आधारित थी। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में अम्बेडकर के सिद्धांत प्रतिबिंबित होते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण, विदेशी मुद्रा स्थिरता, ब्याज दर पर नियंत्रण, बैंकिंग नियमन इत्यादि। उनकी मौद्रिक समझ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महान अर्थशास्त्री जॉन मेनरेट की ने भी उनके शोध की सराहना की। वर्तमान भारत की आर्थिक नीतियों में अम्बेडकर के सिद्धांतों की निरंतर उपस्थिति दिखाई देती है। आज भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग के नियंत्रण और मुद्रास्फीति प्रबंधन सर्वोच्च महत्व रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा नीति ढांचा, रेपो रेट का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडारण एवं प्रबंधन, बैंकों की निगरानी, वित्तीय समावेशन एवं मुद्रा छपाई के वैज्ञानिक मानक, इन सभी की वैचारिक जड़ें डॉक्टर अम्बेडकर की मौद्रिक नीति में ही हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशंस। यह बात अम्बेडकर ने 1925 में कही। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म डॉक्टर अम्बेडकर जी का मौन किंतु अमर योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर को अक्सर सामाजिक न्याय और संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी अर्थनीति ने भारत को जो स्थिरता दी है वह समान रूप से उतनी ही ऐतिहासिक है जितनी ही भारत का संविधान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय किसी व्यक्ति विशेष या ब्रिटिश उद्योग को देना ऐतिहासिक भूल होगी। वास्तविक आधार था डॉक्टर अम्बेडकर वैज्ञानिक शोध, एकेडमिक सामर्थ्य और मौद्रिक दूरदर्शिता।
इसलिए यह कहना पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से सही है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स इकोनॉमिक फिलॉसफी। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली की नींव रखी और देश को एक आधुनिक वैज्ञानिक और स्वायत्त मौद्रिक संरचना प्रदान की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी मौन किंतु अमर उपलब्धियों में से एक है, जो आज भी हर भारत की आर्थिक स्थिरता का आधार है। तो साथियों, यह लेख आपके सामने प्रस्तुत किया जो वीडियो के रूप में है। संदर्भ के रूप में हम दे सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1925 में लिखी गई किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखी गई थी। रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस हिल्टन यंग कमीशन 1926 की रिपोर्ट देखी जा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का भी अध्ययन किया जा सकता है। RBI पब्लिकेशन हिस्ट्री वॉल्यूम भी देख सकते हैं और नरेंद्र जाधव की किताब डॉक्टर अम्बेडकर विजन टू रियलिटी पेंगुइन बुक्स से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा ओमडेट गेल के द्वारा लिखी गई किताब अम्बेडकर टुवार्ड्स एन एनलाइटमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्काइव करेंसी एंड फाइनेंस पेपर 1910 से 1935 में हम इन चीज़ों को देखा जा सकता है, जो चीज़ें हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो जल्दी ही साथियों हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। लोग भी डॉक्टर अम्बेडकर के इस योगदान को जानें। हम जल्दी पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।